हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है ड्यूटी ड्रॉबैक। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। चलिए अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, वो ये आता है कि सर आखिर ड्यूटी ड्रॉबैक शब्द का मतलब होता क्या है, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। इसके लिए प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को एक कहानी, एक एग्जाम्पल सुनाता हूं। उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आखिर ड्यूटी ड्रॉबैक का मीनिंग क्या होता है। देखिए, ये है बसंती, और बसंती एक बिजनेस पर्सन है, बिजनेस वुमेन है। उन्होंने यूएसए, अमेरिका से कुछ गुड्स को इंपोर्ट किया। वो गुड्स कस्टम पोर्ट पर आ गए। बसंती ने बिल ऑफ एंट्री जाकर दिखाई और उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी, और उन गुड्स को बसंती होम कंजप्शन के लिए क्लियर कराकर लेकर आ गई। क्लियर ये चीज यहां तक। अब बसंती अपने लोकेशन पर उन गुड्स को लेकर आ गई आफ्टर पेइंग दी ड्यूटी। फिर उसने गुड्स को चेक किया और उसे गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। बसंती बसंती बोली कि ये जो गुड्स हैं इनकी क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आ रही है। तो बसंती ने फोन मिलाया अपने यूएसए के एक्सपोर्टर को, बोले कि जॉन, तुमने ये जो गुड्स मुझे भेजे हैं इनकी क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आ रही है। तो वहां से जॉन ने बोला, बसंती कोई टेंशन नहीं है, आप इन गुड्स को मेरे पास वापस भेज दो। तो अब बसंती उन गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही है। मतलब जिन गुड्स को इंपोर्ट कराया गया उन गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जब बसंती पहुंची उन गुड्स को एक्सपोर्ट कराने के लिए, तो कस्टम डिपार्टमेंट ने बसंती को रोक लिया और बसंती से बोले कि सुनो बसंती, बसंती सुनो, तुमने जो इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी हम वो तुम्हें वापस दे रहे हैं, रिफंड दे रहे हैं, क्योंकि तुम उन गुड्स को वापस एक्सपोर्ट कर रही हो, इसलिए। इसको बोला जाता है ड्यूटी ड्रॉबैक। जब भी कोई पर्सन इंडिया के अंदर गुड्स को इंपोर्ट कराता है और गुड्स को इंपोर्ट कराने के बाद में उन गुड्स को एक्सपोर्ट करता है वापस, तो उसने जब इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करा था वो इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट उसको वापस दे देती है, उसे ड्यूटी ड्रॉबैक बोला जाता है। स्टूडेंट बोलता है, सर मेरे को यहां तक आपकी बात पूरी तरीके से समझ में आ गई, लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चन हैं। अगर आप वो क्वेश्चन मुझे बता दो तो ड्यूटी ड्रॉबैक का मीनिंग और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। मैंने कहा क्वेश्चन पूछो। उसने बोला, सर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि अगर गुड्स को यूज कर लिया, मतलब गुड्स इंपोर्ट हुए और गुड्स इंपोर्ट हो गए और उन गुड्स को एज सच, मतलब जैसे वो इंपोर्ट हुए थे एज सच उनको वापस एक्सपोर्ट कर दिया। उनके ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी गई, उनके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं करी गई, उन गुड्स को एज सच वापस एक्सपोर्ट कर दिया गया। तो फिर उस केस में क्या ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा? जी हां। सपोज करिए मैंने ये मोबाइल बाहर से इंपोर्ट कराया और फिर इस मोबाइल को एज इट इज, बिना इसके ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग, ना कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया, एज सच इसको वापस एक्सपोर्ट कर दिया, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा? यस। स्टूडेंट बोला, सर क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग मतलब गुड्स को इंपोर्ट कराया, फिर उनके ऊपर कुछ मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग करी गई, मतलब उनके अंदर वैल्यू एडिशन किया गया और उसके बाद में उन गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। क्या ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा? जी हां। इस केस में भी जो आपने इंपोर्ट ड्यूटी दी थी उसका ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। स्टूडेंट बोलता है, सर मेरे को समझ में आया, आप बोल रहे हो कि अगर गुड्स को
आपने इंपोर्ट कराया, गुड्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट कर दी, उनको होम कंजप्शन के लिए क्लियर करा के ले गए, फिर उनको एज सच एक्सपोर्ट कर दिया बिना उनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग कोई वैल्यू ऐड किए, आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। और अगर वैल्यू ऐड करी तो भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। स्टूडेंट बोलता है मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई, लेकिन सर मेरे अभी और भी क्वेश्चन है। मैंने कहा क्या, अब और क्या क्वेश्चन है? बोले सर क्वेश्चन नंबर 3। सर मिस्टर एक्स ने गुड्स इंपोर्ट करे, लेकिन नॉट क्लियर्ड फॉर होम कंजप्शन। होम कंजप्शन के लिए क्लियर नहीं करे, बल्कि उनको वेयर हाउस में रखवा दिया, और अब वेयर हाउस से डायरेक्टली उन गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो क्या ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा? अरे यार किस बात का मिलेगा? किस ड्यूटी ड्रॉबैक किसका मिलता है? आपने जो इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी उसको वापस ले लो। यहां पर गुड्स आपने होम कंजप्शन के लिए क्लियर करे ही नहीं, तो जब होम कंजप्शन के लिए गुड्स क्लियर ही नहीं हुए तो इंपोर्ट ड्यूटी पे ही नहीं हुई। इंपोर्ट ड्यूटी कब पे होती है? पहले पढ़ा चुके हैं बहुत बार आपको, कि जब होम कंजप्शन के लिए गुड्स को क्लियर करा के ले जाते हो। यहां पे तो गुड्स को वेयर हाउस में रखवा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे नहीं करी। जब आपने इंपोर्ट ड्यूटी को पे नहीं किया तो फिर आप किस बात का ड्यूटी ड्रॉबैक लोगे? नहीं मिलेगा। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन है सर मेरा, मैंने कहा पूछो, कि सर सपोज करो मिस्टर एक्स ने गुड्स को इंपोर्ट किया, क्लियर करा होम कंजप्शन के लिए, क्लियर्ड फॉर होम कंजप्शन, लेकिन उन गुड्स, वो गुड्स जो है वो ड्यूटी फ्री गुड्स हैं, उन गुड्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती ही नहीं है, और अब उन गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। क्या सर ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा? अरे भैया तुमने जिन गुड्स को इंपोर्ट किया उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे ही नहीं करी, क्योंकि वो ड्यूटी फ्री है। आपको ड्यूटी ड्रॉप, आप एक चीज लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। लॉजिक, गवर्नमेंट पता है क्या बोलती है? गवर्नमेंट ये बोलती है कि यार तुमने इन गुड्स को इंपोर्ट किया और आज तुम इन गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाहे से एज सच कर रहे हो, चाहे से मैन्युफैक्चर करने के बाद कर रहे हो, दोनों ही सूरतों में तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, और ज्यादातर एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी से ज्यादा ही है। तो सपोज करो इंपोर्ट ड्यूटी पे तुमने हमको दिया था 100 रुपए एग्जाम्पल के तौर पे, और तुम हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी के नाम पे दोगे 150, तो हम तुम्हें 100 वापस कर देते इंपोर्ट ड्यूटी वाले। एट द एंड हमारी जेब में 50 रुपए आ गए। तो इससे दो फायदे हुए। पहला, एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ। हर देश का सरकार, गवर्नमेंट चाहती है एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो, तो हमने एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे दिया। और दूसरा, हमने तुम्हारा फायदा कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी वापस कर दी। लेकिन यार सोचो कि तुमने गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी पे ही नहीं करी, तुमने उनको वेयर हाउस में रखा दिया था, तो फिर तुम किस बात का ड्रॉबैक मांगने आए? हमने वेयर हाउस चैप्टर में पढ़ा था कि अगर गुड्स को आपने वेयर हाउस में रखाया और वहीं से डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया तो इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी ही नहीं पड़ती। तो यहां पर ड्यूटी ड्रॉबैक का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे ही नहीं करी। और इस वाले केस में जब आपने गुड्स को इंपोर्ट किया, होम कंजप्शन के लिए क्लियर किया, लेकिन वो ड्यूटी फ्री गुड्स हैं, इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे नहीं करी, तो जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो किस बात का ड्रॉबैक मांगोगे? यहां इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे करी ही नहीं है। स्टूडेंट बोला मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई, लेकिन अब एक और क्वेश्चन है। मैंने कहा पूछो। बोला सर मेरा क्वेश्चन एक और ये है कि सपोज करो मिस्टर एक्स ने गुड्स को इंपोर्ट किया, फिर इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी। सर इंपोर्ट ड्यूटी है 100 रुपए। आ रही है मेरी बात समझ में? अब उन गुड्स को वो एक्सपोर्ट कर रहा है, और एक्सपोर्ट जो किया जा रहा है, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, वो इंपोर्ट ड्यूटी से कम है। सपोज करो 70 रुपीज। क्या इस केस में इंपोर्ट ड्यूटी का ड्यूटी ड्रॉबैक होगा? नहीं। गवर्नमेंट बोलेगी यार तुम तो हमारा घाटा कर रहे हो, हम तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं फॉरेन करेंसी इंडिया में आए, हम चाहते हैं एक्सपोर्ट बढ़े, लेकिन तुम यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी से कम है तुम्हारी, तो हम तुम्हें वापस कर देंगे, तो हमारा गवर्नमेंट का तो लॉस हो रहा है। इस केस में ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा।
स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक आपने जो समझाया एक बार मैं उसे रिवाइज कर देता हूं। आपने अभी तक मुझे सिर्फ इतना बताया है कि ड्यूटी ड्रॉबैक शब्द का मतलब होता है कि जो गुड्स इंपोर्ट हुए उनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब हमने इंपोर्ट किया उस वक्त जो इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी या जो भी टैक्सेस पे करे थे वो वापस मिल जाएंगे। चाहे से हम एज सच उन गुड्स को बिना उनके ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग करे एज इट इज जैसे आए थे वैसे वापस दे रहे हैं तो भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। चाहे से मैन्युफैक्चर करने के बाद में वैल्यू ऐड करने के बाद में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। आपने सर मेरे को यह बताया कि अगर गुड्स को ऊपर आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करी तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। फिर चाहे से गुड्स को वेयर हाउस में रखवा दिया था इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करी, या वो ड्यूटी फ्री गुड्स हैं इसलिए। और फिर आपने मुझे एक और चीज बताई कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी से ज्यादा है, इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा है एक्सपोर्ट ड्यूटी कम है, तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता है। यहां तक की बात आपने समझा दी। पर सर मेरा एक और क्वेश्चन है। मैंने कहा बोलो। आपने बोला सर कि गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है एज सच, मतलब विदाउट मैन्युफैक्चरिंग, कोई मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग नहीं करी जा रही, तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है। क्या ये बात कहीं लॉ में लिखी हुई है? ये बात सेक्शन 74 ऑफ कस्टम्स एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। सर सपोज करिए कि गुड्स को इंपोर्ट कराया, उनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग हुई, तो एक्सपोर्ट किया जा रहा है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, तो भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है आपने बोला। क्या ये बात कहीं लिखी है? ये सेक्शन 75 में लिखा हुआ है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ड्यूटी ड्रॉबैक कितने टाइप्स का होता है, आपको बोलना है दो टाइप का, एक सेक्शन 74, एक सेक्शन 75। सेक्शन 74 उन एक्सपोर्ट ड्यूटी ड्रॉबैक के बारे में बोलता है कि गुड्स को इंपोर्ट कराया एज सच एक्सपोर्ट कर रहे हो, और 75 बोलता है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट कर रहे हो। स्टूडेंट बोलता है मेरे को यहां तक की बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। तो अभी तक सर आपने मुझे इंट्रोडक्शन अच्छे से समझा दिया। अब हम चलते हैं सर सेक्शन 74 को डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्शन 74 बोलता है कि पहले गुड्स को इंपोर्ट किया, फिर आप उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हो एज सच, बिना उनके ऊपर कोई वैल्यू एडिशन या मैन्युफैक्चरिंग करे। क्वेश्चन ये आता है सर कि कितने टाइम के अंदर अंदर आपको सेक्शन 74 के अंदर ये गुड्स वापस एक्सपोर्ट कर देने चाहिए? विद इन 2 ईयर्स। विद इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर अंदर आपको गुड्स वापस एक्सपोर्ट करने हैं। सर 2 साल कब से काउंट करें? 2 साल काउंट होंगे जिस दिन आपने इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट किया। बच्चों इसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि 2 साल का पीरियड हम लोग काउंट करेंगे जिस दिन गुड्स एक्चुअली में इंपोर्ट हुए। नहीं, इंपोर्ट तो हो सकता है बहुत दिन पहले हो गए थे। जिस दिन आपने इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट किया उसके 2 साल के अंदर अंदर इनको वापस एक्सपोर्ट कर दो अंडर सेक्शन 74। स्टूडेंट बोलता है सर मुझको समझ में आ गया, पर एक क्वेश्चन है मेरा। सपोज करो कोई पर्सन है, उसने गुड्स इंपोर्ट किए, इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट किया, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर वापस एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, पर अब करना चाहता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स। आप बोल रहे हो कि 2 साल के अंदर अंदर एक्सपोर्ट कर दो, मेरे को समझ में आ गई बात। सोचो बाई चांस कोई पर्सन 2 साल के अंदर नहीं कर पाया एक्सपोर्ट, तो क्या वो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स कर सकता है? कर सकता है। ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स, मिल जाएगा, मिल जाएगा। नॉर्मल सिचुएशन है कि 2 साल, जिस दिन इंपोर्ट ड्यूटी पे करी उसके 2 साल के अंदर अंदर एक्सपोर्ट कर दो यार दोस्त, सेक्शन 74 बोलता है। लेकिन अगर 2 साल एक्सपायर हो गए और आप नहीं कर पाए एक्सपोर्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, 2 साल बाद में एक्सपोर्ट कर देना, ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए फिर आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सर किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? सीबीआईसी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी।
और मैं फिर से बोल रहा हूं, 2 साल का जो टेन्योर है वो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी से काउंट होगा, ना कि जिस दिन इंपोर्ट हुआ उससे। स्टूडेंट बोलता है मेरे को समझ में आ गया, मेरे को समझ में आ गया, पर एक डाउट है सर मेरा। मैंने कहा बोलो। बोले सर सेक्शन 74 के अंदर क्या गुड्स को कार्गो के थ्रू एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जैसे वेसल के थ्रू, एयरक्राफ्ट के थ्रू? हाँ कर दो, वेसल एयरक्राफ्ट किसी भी तरह से एक्सपोर्ट कर दो। सर क्या उसको पोस्ट से एक्सपोर्ट किया जा सकता है? किया जा सकता है। सर क्या उसको बैगेज की तरह एक्सपोर्ट किया जा सकता है? बैगेज की तरह अपने साथ में लेके जाए? हाँ, तीनों में से किसी भी तरीके से सेक्शन 74 अलाउ करता है, सेक्शन 75 नहीं करेगा। हम जब पढ़ेंगे, मैं अभी तो हम सेक्शन 74 पढ़ रहे हैं, आप इस बात को कंसंट्रेट करो। जब मैं सेक्शन 75 पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन 75 ये बोलता है कि आप उसे कार्गो की तरह कर सकते हो, पोस्ट की तरह कर सकते हो, बैगेज की तरह नहीं कर सकते। सेक्शन 75 बैगेज की तरह एक्सपोर्ट करने से मना करता है, लेकिन सेक्शन 74 बोलता है कि चाहे से उन गुड्स को, क्योंकि उन गुड्स को आप एज सच एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाहे से आप बैगेज की तरह ले जाओ, कार्गो की तरह ले जाओ, बाय पोस्ट ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 साल के अंदर ले जाओ, 2 साल खत्म हो जाते हैं, सीबीआईसी से परमिशन लेकर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years भी लेकर चले जाओ, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टूडेंट बोलता है यहां तक की बात मैं समझ गया, पर एक क्वेश्चन है सर मेरा। सर एक पर्सन है मिस्टर नत्था, उसने सर डुकाटी बाइक इंपोर्ट करी और उसके ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी। एज सच अब उसको वो एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट करते टाइम वो रॉयल एनफील्ड को एक्सपोर्ट कर रहा है, और वो चाहता है कि जो डुकाटी पे उसने इंपोर्ट ड्यूटी दी थी वो उसे ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाए। नहीं मिलेगा। जो गुड्स इंपोर्ट हुए वही गुड्स एक्सपोर्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि मंगाया था आपने एप्पल का आईफोन और वापस भेज रहे हो एंड्रॉयड, अलाउड नहीं है। गुड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। जो कस्टम आपका असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जो है ना, इन दोनों में से कोई भी एक, वो पहले आइडेंटिफाई करता है कि भैया प्रूव करो यही वो गुड्स हैं जो इंपोर्ट हुए थे और इन्हीं गुड्स को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आइडेंटिफाई करो। और एक चीज बताऊं, सेक्शन 74 में आइडेंटिफाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने कोई मैन्युफैक्चर तो किया ही नहीं है, जो चीज जैसे आई थी एज सच एक्सपोर्ट कर रहे हो। जब हम सेक्शन 75 पढ़ेंगे तब आपको समस्या आएगी, तब आप बोलोगे सर आपने मान लीजिए ये मंगवाया था, एक छोटी सी चीज मंगवाई, लेकिन अब इसके ऊपर आपने मैन्युफैक्चरिंग कर दी ना। आपने सपोज करिए एग्जांपल के तौर पे, ये एसी का रिमोट है, ये मैंने मंगवाया और फिर मैंने इसी को एक्सपोर्ट कर दिया। ये सेक्शन 74 है, इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई। आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। सर बहुत आसानी से कैसे आइडेंटिफाई हो जाएगा? क्योंकि मेरे भाई ये एज सच जा रहा है, इसके ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई, इसका कुछ कन्वर्ट नहीं किया, कैरेक्टरिस्टिक सेम है, आइडेंटिफाई हो जाएगा। लेकिन सोचो कि अगर मैंने इसकी प्लास्टिक अलग मंगवाई होती, मैंने इसके बटन अलग मंगवाए होते, रबड़ अलग मंगवाई होती, सेंसर अलग मंगवाया होता, सेल अलग मंगवाए होते, और फिर इनको मैं मैन्युफैक्चर करता और इनको कुछ और कन्वर्ट कर देता, तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। वो हम सेक्शन 75 में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 74 में क्या पढ़ा कि गुड्स जब आपके पास इंपोर्ट हुए, इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे करी और बिना उनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग कोई वैल्यू ऐड करे आप उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। आपको 2 साल के अंदर अंदर उन्हें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर 2 साल एक्सपायर हो जाते हैं तो भी आप आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको सीबीआईसी की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। स्टूडेंट बोलता है यहां तक समझ में आया? उसके अलावा मेरे को यह भी समझ में आया सर कि मैं इन गुड्स को सेक्शन 74 में बैगेज की तरह, कार्गो की तरह, पोस्ट की तरह किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट कर सकता हूं। मेरे को यह भी समझ में आया सर, गुड्स को एक्सपोर्ट करने से पहले उन गुड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये वो सेम गुड्स हैं जो इंपोर्ट हुए थे, उन्हीं को ही एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और उनको कौन आइडेंटिफाई करेगा? असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर। मेरे को समझ में आ गया। इसके बाद में नो रिक्वायरमेंट टू रिलीज फॉरेक्स, फॉरेक्स को रिलीज करने की 74 में जरूरत नहीं होती है, 75 में होती है, हम वो पढ़ लेंगे वहां पर। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की पूरी बात आपकी समझ में आ गई, सेक्शन 74 अभी तक आपने जितना पढ़ाया पूरा का पूरा क्लियर है।
आगे चलते हैं। सर अब आप मुझे ये बताएं, सर अब आप ये बताइए कि सपोज कीजिए सेक्शन 74 के अंदर गुड्स को इंपोर्ट कराया और एज सच एक्सपोर्ट किया जा रहा है बिना मैन्युफैक्चरिंग के, विदाउट यूज। मतलब गुड्स को इंपोर्ट करा और फिर एज सच बिना मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू ऐड करे एक्सपोर्ट करें, उनको यूज भी नहीं करा, यूज भी नहीं करा, क्या इस केस में ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा? मिल जाएगा। पर सर सपोज करो गुड्स को इंपोर्ट करा, एज सच उन्हें एक्सपोर्ट करें, उनके ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग या वैल्यू ऐड नहीं करी, लेकिन उनको यूज कर लिया, क्या ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो मतलब आप ये बोल रहे हो सर कि गुड्स को हमने इंपोर्ट करा और उन्हें एज सच एक्सपोर्ट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 74 बिना उनके ऊपर कुछ मैन्युफैक्चरिंग या वैल्यू ऐड करे, और चाहे से हमने उनको यूज कर लिया चाहे से हमने उनको यूज नहीं किया, दोनों ही केसेस में ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है, बस रेट का फर्क होता है, कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा उसका डिफरेंस होता है। अच्छा सर, तो सर अगर बिल्कुल यूज नहीं किया उन गुड्स को, कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा? 98% ऑफ ड्यूटी पेड। जब इंपोर्ट हुआ था उस वक्त आपने जितना टैक्स पे किया उसका 98% वापस मिल जाएगा, अगर गुड्स को बिना यूज किए आपने एक्सपोर्ट कर दिया। पर सर अगर गुड्स को हमने यूज कर लिया था, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे गुड्स हैं, कुछ ऐसे गुड्स हैं स्पेसिफाइड गुड्स कि अगर आपने उनको यूज कर लिया एक बार तो फिर कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता है। उनके अलावा बाकी ऐसे गुड्स हैं उनके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, लेकिन रिड्यूस्ड रेट से मिलता है। और इनके अलावा कुछ स्पेसिफिक गुड्स और हैं जिनको हम पढ़ेंगे, उनके ऊपर कुछ अलग परसेंटेज है ड्यूटी ड्रॉबैक। तो सेक्शन 74 के अंदर अगर गुड्स को यूज कर लिया तो इसमें तीन कैटेगरी है। पहली कैटेगरी उन गुड्स की है जो ये बोलती है कि अगर कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं अगर उनको आपने यूज कर लिया तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। दूसरा ये बोलता है कि इनके अलावा बाकी जो और दूसरे गुड्स हैं अगर उनको यूज कर लिया ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, रिड्यूस्ड रेट से मिलेगा। और तीसरा ये बोलता है कि कुछ और स्पेसिफाइड हैं, दो टाइप के कुछ अलग तरीके के गुड्स हैं, अगर उनको आपने यूज कर लिया तो फिर उस केस में अलग परसेंटेज है ड्यूटी ड्रॉबैक मिलने की। स्टूडेंट बोलता है मेरे को यहां तक की बात सर आपकी समझ में, मुझे पढ़ाइए। सबसे पहले मुझे यह बताइए वो कौन से गुड्स हैं जिनके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक बिल्कुल नहीं मिलता अगर हमने उसे यूज कर लिया? वो है वेयरिंग अप्रैल, जो आप कपड़े वपड़े पहनते हो, टी चेस्ट, एक्सपोज्ड सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स पास्ड बाय जो सेंसर बोर्ड पास करता है, अनएक्सपोज्ड सिने फोटोग्राफिक फिल्म्स, पेपर प्लेट्स, एक्सरे फिल्म्स, ये वो गुड्स हैं जिनको अगर आपने बिल्कुल यूज नहीं लिया तो 98% मिल जाएगा ड्यूटी ड्रॉबैक, लेकिन अगर एक बार भी यूज ले लिया तो कोई ड्यूटी ड्रॉबैक आपको नहीं मिलेगा। स्टूडेंट बोलता है मेरे को समझ में आ गया सर, इनको नाम को याद करना है, ये कौन कौन से गुड्स हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन से गुड्स हैं जिनके ऊपर बिल्कुल ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता अगर वो एक बार भी यूज में आ गए। यहां तक की बात मुझे समझ में आ गई। अच्छा सर आपने बोला इनके अलावा बाकी अदर जो गुड्स हैं उनके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है चाहे से वो यूज हो गए रिड्यूस्ड रेट से, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाता है। अगर गुड्स को आपने नॉट मोर देन 3 मंथ्स यूज किया है, मतलब 3 महीने से कम, तो आपको 95% ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। अगर 3 महीने से ज्यादा गुड्स यूज हुए लेकिन 6 महीने से ज्यादा यूज नहीं हुए, 85%। अगर 6 महीने से ज्यादा गुड्स यूज हुए लेकिन 9 महीने से ज्यादा नहीं हुए तो 75%। अगर 9 महीने से ज्यादा गुड्स यूज हुए लेकिन 12 महीने से ज्यादा नहीं हुए तो 70%। अगर 12 महीने से ज्यादा गुड्स यूज हुए लेकिन 15 महीने से ज्यादा नहीं हुए
तो 65%। अगर 15 महीने से ज्यादा गुड्स यूज हुए लेकिन 18 महीने से ज्यादा नहीं हुए तो 60%। और अगर 18 महीने से ज्यादा गुड्स यूज हो गए तो कुछ भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता, गवर्नमेंट बोलती है अब बहुत लेट हो गया। स्टूडेंट बोलता है सर एक बार सर मेरे को यहां तक आप पहले पूरा समझा दो, जो आपने यहां तक पढ़ाया रिवाइज करा दो, समझ में तो आ गया, रिवाइज करा दो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं रिवाइज करवा देता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। अभी तक हमने पढ़ा ड्यूटी ड्रॉबैक शब्द का मतलब होता है कि आपने गुड्स को इंपोर्ट किया, उन गुड्स को होम कंजप्शन के लिए क्लियर किया, उनके ऊपर आपने इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट किया, और अब आप उन गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जो इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे करी थी वो वापस मिल जाएगी। सेक्शन 74 75 दो टाइप का ड्यूटी ड्रॉबैक होता है। सेक्शन 74 बोलता है जो गुड्स आपने इंपोर्ट किए उनको एज इट इज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो बिना उनके ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग या वैल्यू ऐड करे, तो भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। सेक्शन 75 बोलता है कि आपने उनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग या वैल्यू ऐड करी है फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। फिर मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये बताई जो कि हम आगे और भी पढ़ेंगे डिटेल में, कि अगर गुड्स को वेयर हाउस में रखा और एक्सपोर्ट करा तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता, क्योंकि ड्यूटी पे ही नहीं हुई थी। अगर आपने इंपोर्ट कराया गुड्स को, वो ड्यूटी फ्री गुड्स हैं, तो आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करी, ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अगर आपकी इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी से ज्यादा है तो गवर्नमेंट का लॉस होगा, अगर वो इंपोर्ट ड्यूटी वापस दे देगी तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बोला अंडर सेक्शन, फिर हम सेक्शन 74 को डिटेल में पढ़ने लगे। मैंने बोला सेक्शन 74 एज सच गुड्स को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप पोस्ट से, कार्गो से, बैगेज कैसे भी कर सकते हो, विद इन 2 ईयर्स करना है, विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, ना कि डेट ऑफ इंपोर्ट। डेट ऑफ इंपोर्ट से नहीं, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी से 2 साल काउंट किए जाएंगे। क्लियर है ये चीज यहां तक? 2 साल के बाद भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, सीबीआईसी से आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। स्टूडेंट बोलता है यहां तक मुझे समझ में आ गया। उसके बाद में अब आपका नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि सर, उसके बाद में देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट अब ये आएगा कि फॉरेक्स जो है इसमें वो रिलीज नहीं करना पड़ता है, रियलाइज नहीं करना पड़ता है। अच्छा, गुड्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये सेम गुड्स हैं जिनको इंपोर्ट कराया गया था, जिसे एसी या डीसी रियलाइज कर लेते हैं। क्लियर है ये चीज यहां तक? देन उसके बाद में मैंने नेक्स्ट बताया अगर गुड्स को विदाउट यूज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 98% ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है। अगर आपने गुड्स को यूज कर लिया तो कम रेट से मिलता है, वो कितने टाइम आपने यूज किया उस पर डिपेंड करता है, जिसकी रेट अभी मैंने आपको बताई। लेकिन कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनको अगर आपने यूज कर लिया तो उन पे बिल्कुल भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता। स्टूडेंट बोलता है मेरे को यहां तक की बात आपकी सर समझ में आ गई, लेकिन यूज के अंदर एक स्पेशल केस और है, स्पेशल रेट ऑफ ड्रॉबैक। और वो कौन से गुड्स के लिए है? या तो मोटर व्हीकल के लिए, या वो गुड्स जिनको आपने इंपोर्ट किया था पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए नहीं किया था। तो फिर उन गुड्स को अगर आपने इमीडिएटली री एक्सपोर्ट कर दिया तो 98% है, ऑब्वियस है, वो तो हमने पढ़ा ही हुआ है। लेकिन अगर यूज करने के बाद, इमीडिएटली का मतलब है विदाउट यूज, है ना, ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं कि अगर मोटर व्हीकल्स को या फिर वो गुड्स जिनको आपने पर्सनल यूज में लिया है, अगर ये यूज लेने के बाद में आप एक्सपोर्ट करो, पर्सनल यूज या फिर मोटर व्हीकल, तो फिर उस केस में कितनी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलती है? ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, आपका कुछ परसेंटेज से रिड्यूस होता है, और वो फर्स्ट ईयर, अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो 4% पर क्वार्टर से रिड्यूस होता है। मैं इसका क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। दूसरे ईयर में 3% पर क्वार्टर से रिड्यूस होता है। थर्ड ईयर में 2.5% पर क्वार्टर से रिड्यूस होता है, और फोर्थ ईयर में 2% पर क्वार्टर से रिड्यूस होता है। ये रिड्यूस होता चला जाता है। आ रही है मेरी बात समझ में यहां तक? स्टूडेंट बोलता है सर इसको आप समझाओ क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन के थ्रू मैं अभी यहां पर समझाऊंगा, उससे पहले कुछ नोट समझ लो। 4 साल के बाद में ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता ही नहीं, लेकिन सर आपने तो बोला था 2 साल। 2 साल के बाद में मिल जाता है ना, सीबीआईसी से अगर आप स्पेशल अप्रूवल ले लो तो।
लेकिन वो भी मतलब 4 साल के बाद में तो किसी से अप्रूवल ले लो, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं। और मोटर व्हीकल के केस में, कार के केस में, आफ्टर 2 इयर्स वो तभी अलाउड है जब सीबीआईसी से। तो ये पॉइंट तो हमने पढ़ा है। बेसिकली आपको इतना याद रखना है, 4 साल के बाद में ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता। स्टूडेंट बोलता है यहां तक समझ में आया सर, क्वेश्चन करा दो इसका तो और समझ में आएगा बेहतर तरीके से। देखो ये है पप्पू पेजर। पप्पू पेजर ने गुड्स को इंपोर्ट किया और उनको यूज लिया फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। और फिर वो उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं आफ्टर 2 इयर्स 18 मंथ्स, 2 साल 18 महीने बाद वो उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बताना है कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। तो हमें ये रिड्यूस करना है ड्यूटी ड्रॉबैक। तो देखिए, हम मानकर चलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक है 100%, उसमें से ये माइनस करना है। तो कितना टाइम है? 2 साल 18 महीने। तो पहले हम लेंगे कि क्या पहला ईयर पूरा चला गया? हाँ जी, पहला ईयर तो पूरा चला गया। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। और एक क्वार्टर में कितना परसेंट रिड्यूस हो रहा है? पहले ईयर में 4%, तो 4% फॉर 1 क्वार्टर, टोटल है 4 क्वार्टर। तो एक साल में 16% रिड्यूस हो गया। फिर आता है सेकंड ईयर। क्या सेकंड ईयर पूरा चला गया? हाँ सर, 2 इयर्स लिख रखा है, सेकंड ईयर भी चला गया। उसमें पर क्वार्टर 3% से रिड्यूस होता है, क्वार्टर तो 4 ही है। तो 4 × 3 12% सेकेंड ईयर में रिड्यूस हो गया। फिर आता है 18 मंथ्स, तो थर्ड ईयर। क्या थर्ड ईयर पूरा चला गया? हाँ सर, 18 मंथ्स के अंदर थर्ड ईयर तो आ ही गया ना, क्योंकि 18 मंथ्स का मतलब क्या है? 1 साल और 6 महीने। थर्ड ईयर भी आ गया। इसमें 2.5% पर क्वार्टर, तो 2.5 × 4 10% यहां चला गया। अब बचे कितने? 6 महीने, मतलब 2 क्वार्टर। तो फोर्थ ईयर, ये फोर्थ ईयर है, तो इसमें 2%, तो 2 × 2, क्योंकि 2 क्वार्टर है, तो 4%। आप इसका ओवरऑल टोटल करोगे 42%। इतना ड्रॉबैक रिड्यूस हो जाएगा। मतलब मिलना था 100%, उसमें से 42% रिड्यूस हो गया। तो कितना मिलेगा? अब सिर्फ 58% का ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। आ रही है मेरी बात समझ में स्टूडेंट्स यहां तक? तो यहां तक की बात, ये आया क्वेश्चन प्यारे बच्चों समझ में यहां तक? 58% का ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक आपकी पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई, अभी तक आपने जितना सेक्शन 74 पढ़ाया एक एक समझ में आ गया, फिर भी बच्चों कंफ्यूजन है तो क्लास को पॉज करो, रिवाइज कर लो। वैसे भी हम क्लास में 3-4 बार खुद ही रिवाइज कर चुके हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन और आता है। एक बार मेरे पास में एक स्टूडेंट आया और स्टूडेंट ने आकर पूछा कि सर एक मिस्टर एक्स नाम का आदमी है, और सर उस मिस्टर एक्स ने गुड्स को इंपोर्ट किया। सर एक मिस्टर एक्स नाम का आदमी है और उस मिस्टर एक्स ने गुड्स को इंपोर्ट किया, और सर इंपोर्ट करने के बाद में उसको यूज नहीं किया, पर टेस्टिंग करी उनकी, प्रॉपरली यूज नहीं किया गुड्स को, पर टेस्टिंग करी और उसके बाद एक्सपोर्ट किया। तो क्या माना जाएगा? माना जाएगा ये गुड्स यूज्ड हो चुके हैं, माना जाएगा ये गुड्स यूज हो चुके हैं। देखो, इवन इफ इंपोर्टेड गुड्स आर मेरली टेस्टेड, सिर्फ टेस्टिंग करी गई है उनकी, यूज नहीं किया, फिर भी उनको यूज्ड माना जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक आपने एक एक चीज पूरी समझा दी, एक एक चीज हमें यहां तक क्लियर समझ में आ चुकी है। अब चलेंगे सर हम लोग आगे। सर कुछ रूल्स हैं सेक्शन 74 के अंदर, री एक्सपोर्ट जब हम करते हैं इंपोर्टेड गुड्स को तो कुछ रूल्स हैं, उनको बड़े ध्यान से समझिएगा। और ये अलग अलग पढ़ेंगे कि अगर आप सेक्शन 74 के अंदर पोस्ट से गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो क्या कंडीशंस हैं, और या फिर पोस्ट से नहीं कर रहे, अदर देन पोस्ट कर रहे हो तो क्या कंडीशंस हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप गुड्स को सेक्शन 74 में पोस्ट के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जो
आपने पैकिंग करी है, पैकिंग करी होगी ना, पोस्ट भेज रहे हो ना, तो जब आप पोस्ट भेजते हो, आज हम आपको बुक भेजते हैं आपकी, तो वो पैक होके जाती है ना, तो जो पैकेज होगा उसके ऊपर ये क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए ड्रॉबैक एक्सपोर्ट, ऐसे क्लियरली लिखा हुआ होना जरूरी है। आउटर पैकिंग जो है उसके ऊपर ये शब्द लिखा हुआ होगा ड्रॉबैक एक्सपोर्ट। क्लियर है ये चीज यहां तक? फिर होगा क्या प्यारे बच्चों, वो जो इंपोर्टर होगा ना, जो पर्सन होगा इंपोर्टर, वो कस्टम अथॉरिटी को, जो पोस्टल अथॉरिटी है, सॉरी पोस्टल अथॉरिटी, क्योंकि पोस्ट के थ्रू भेजा जा रहा है ना, तो जो पोस्टल अथॉरिटी है उसके पास में फॉर्म भर देगी ड्यूटी ड्रॉबैक का, ड्यूटी ड्रॉबैक का फॉर्म भर देगा। वो पोस्टल अथॉरिटी उस ड्यूटी ड्रॉबैक के फॉर्म को कस्टम ऑफिसर, जो प्रॉपर ऑफिसर है, उसके पास में भेज देगा, और फिर प्रॉपर ऑफिसर उसको चेक करके उसे सही लगेगा तो वो अलाउ कर देगा ड्यूटी ड्रॉबैक। आ रही है मेरी बात समझ में? तो मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूं कि अगर अंडर सेक्शन 74, मैं आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चों कि अगर अंडर सेक्शन 74 आप गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो और बाय पोस्ट कर रहे हो, तो फिर उस केस में जो पैकेजिंग होगी उस पे पहले तो लिखा हुआ होगा कि एक्सपोर्ट, ड्रॉबैक एक्सपोर्ट। फिर जो पर्सन है वो पोस्टल अथॉरिटी को, पोस्ट डिपार्टमेंट को ड्यूटी ड्रॉबैक का फॉर्म देगा, पोस्टल अथॉरिटी उसे कस्टम के प्रॉपर ऑफिसर को देगी, प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा, सेटिस्फाई होगा तो फिर आगे वो ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउ कर देगा। इसमें एक क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, बहुत बार ये केस स्टडी बन के आ सकता है या एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, कि इस केस में किस दिन माना जाएगा, एक मिनट रुकें प्यारे, इसमें क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि इस केस में किस दिन माना, वो डेट कौन सी मानी जाएगी कि उस दिन ड्यूटी ड्रॉबैक का क्लेम रिसीव हो गया। ये कब माना जाएगा कि एप्लीकेंट ने ड्यूटी ड्रॉबैक का क्लेम हमें लगा दिया, जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर के पास में वो ड्यूटी ड्रॉबैक का फॉर्म पहुंच जाएगा, जिस दिन पोस्टल अथॉरिटी, पोस्टमैन, पोस्टल अथॉरिटी, पोस्ट डिपार्टमेंट कस्टम के प्रॉपर ऑफिसर को वो फॉर्म दे देगी ना ड्यूटी ड्रॉबैक का, उस दिन मान लिया जाएगा कि ये जो क्लेम रिसीव हो चुका है, उस डेट को ध्यान रखिएगा। अगर सपोज करो एग्जांपल के तौर पे, एक मिनट रुके प्यारे बच्चे, सपोज कीजिएगा प्यारे बच्चों कि मिस्टर एक्स ने पोस्टल अथॉरिटी को दिया 25 अगस्त को, और पोस्टल अथॉरिटी ने प्रॉपर ऑफिसर को दिया 5 सितंबर को, तो किस दिन माना जाएगा क्लेम? 5 सितंबर, जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर को मिला। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गया, लेकिन सर एक बात बताओ, प्रॉपर ऑफिसर के पास में आ गया, आप बोल रहे हो प्रॉपर ऑफिस, जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर के पास में वो ड्यूटी ड्रॉबैक का फॉर्म पहुंचा उस दिन माना जाएगा सामने वाले बंदे ने क्लेम किया है ड्यूटी ड्रॉबैक। लेकिन सपोज करो कि प्रॉपर ऑफिसर ने उस ड्यूटी ड्रॉबैक के फॉर्म को पढ़ा और प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि यार ये इनकम्प्लीट है या इसमें कुछ गलती है, तो उस केस में क्या होगा? तो प्रॉपर ऑफिसर उस एप्लीकेंट को एक मेमो इशू कर देगा, 15 दिन के अंदर अंदर वो बोलेगा कि भैया इसमें ये गलती है, इसे सही करके वापस दे दो, और सामने वाले बंदे को 30 दिन के अंदर अंदर वापस देना पड़ेगा। तो अब उसने जिस दिन दिया वो माना जाएगा इस दिन क्लेम माना है। तो बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 मिनट बच्चों, है ना, 1 मिनट रुकिए। सपोज कीजिए बच्चों, दो सिचुएशन लेते हैं। एक है मिस्टर एक्स, उसने 25 अगस्त को पोस्टल अथॉरिटी को दे दिया, और पोस्टल अथॉरिटी ने 5 सितंबर को प्रॉपर ऑफिसर को दे दिया कस्टम के, और प्रॉपर ऑफिसर ने चेक किया और उसमें कोई भी कमी या गलती नहीं निकली, वो करेक्ट निकला।
तो उस केस में किस दिन माना जाएगा क्लेम रिसीव हो गया? 5 सितंबर, जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर के पास में आ गया। पर सोचो कि सेम 25 अगस्त को मिस्टर एक्स ने पोस्टल अथॉरिटी को दिया, पोस्टल अथॉरिटी ने प्रॉपर ऑफिसर को 5 सितंबर को दिया। प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगा कि ये गलत है या इनकम्प्लीट है और मेमो इशू कर दिया 15 दिन के अंदर अंदर। मतलब सपोज करो कि 7 सितंबर, 7 सितंबर को प्रॉपर ऑफिसर ने एप्लीकेंट को बोला कि रीफाइल, दोबारा फाइल करो भाई इसको करेक्ट करके। यहां से 30 दिन के अंदर अंदर उसे फाइल करना पड़ेगा। सपोज करो उसने 10 सितंबर को फाइल कर दिया, 2-3 दिन के अंदर ही फाइल कर दिया, तो इस वाली डेट को क्लेम की डेट माना जाएगा। तो अगर वो ड्यूटी ड्रॉबैक का फॉर्म एकदम सही था तो जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर को रिसीव हुआ वो क्लेम की डेट मानी जाएगी। लेकिन अगर उसमें कमी थी और प्रॉपर ऑफिसर ने मेमो इशू किया और सामने वाले बंदे ने फिर दोबारा फाइल किया उसको करेक्ट करके, तो जिस दिन वो करेक्ट करके आया है उस दिन क्लेम की डेट मानी जाएगी। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक आपकी बात पूरी तरीके से समझ में आ गई, लेकिन सर ये तो आपने रूल तब बताया जब एक्सपोर्ट पोस्ट के थ्रू हो रहा है। अगर एक्सपोर्ट पोस्ट के अलावा किसी और तरीके से हो रहा है तो फिर उस केस में पता है क्या होता है? तो फिर उस केस में पता है क्या होता है? तो फिर उस केस में जो वो एप्लीकेंट होता है ना, एप्लीकेंट मतलब इंपोर्टर जो ड्यूटी ड्रॉबैक मांग रहा है, उसे 3 महीने के अंदर अंदर विद इन 3 मंथ्स ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए अप्लाई करना पड़ता है। 3 महीने कब से? विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन। मतलब उसे गुड्स एक्सपोर्ट करने, पोस्ट से तो भेज नहीं रहा, तो हो सकता है कार्गो से भेज रहा होगा या बैगेज वैगेज, तो जिस दिन उसने गुड्स एक्सपोर्ट के लिए लोड कर दिए वहां से 3 महीने के अंदर अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे आप सपोज करिए ये है मिस्टर बाघा। बाघा गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उसने ऑन 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर को गुड्स एक्सपोर्ट के लिए लोड करवा दिए। तो यहां से 3 महीने के अंदर अंदर उसे ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गया, लेकिन एक बात बताओ, बाघा उन 3 महीने के अंदर अगर नहीं कर पाता है ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए, गुड्स तो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, गुड्स तो क्लियरेंस मिल चुका है, प्रॉपर ऑफिसर ने बोला है ठीक है पहले तुम गुड्स को एक्सपोर्ट करो, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता रहेगा, गुड्स को एक्सपोर्ट करो, निकालो गुड्स को भेजो, तो गुड्स तो लोड हो गए एक्सपोर्ट होने के लिए। 3 महीने के अंदर अंदर उसे ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए क्लेम करना है, 3 महीने के अंदर नहीं कर पाया, 3 महीने के अंदर वो पर्सन नहीं कर पाया, तो उसे एक्सटेंशन मिल जाएगा, तो उस बंदे को एक्सटेंशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक्सटेंशन के लिए उसे अप्लाई करना पड़ेगा किसके पास? असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, वहां से उसे कितना एक्सटेंशन मिलेगा? 3 महीने का। और ये एक्सटेंडेड 3 मंथ्स भी खत्म हो गए, एक्सटेंडेड सपोज करो 9 अक्टूबर से 3 महीने का टाइम था बागा के पास में, इसमें उसने नहीं किया अप्लाई, तो अब उसने यहां रिक्वेस्ट करी असिस्टेंट या डिप्टी कमिश्नर से, उसे 3 महीने और मिल गए, उनके अंदर भी उसने अप्लाई नहीं किया, तो अब और एक्सटेंशन मिल जाएगा नेक्स्ट 6 महीने के लिए, लेकिन वो उसे प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर से लेना पड़ेगा, उसके बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। सर क्या इसके लिए फीस देनी पड़ेगी? हाँ। जो अभी उसने एक्सपोर्ट किए गुड्स, उनकी जो एफओवी वैल्यू है उसका 1% या 1,000 विच एवर इज लोअर, और इस वाले केस में एफओवी वैल्यू का 2% या 2,000 विच एवर इज लोअर। सर इस वाले केस में भी ये डेफिशिएंसी वाला चलेगा क्या? सेम पॉइंट चलेगा कि आपने 3 महीने के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया, या एक्सटेंशन वाले 3 महीने में अप्लाई किया, या एक्सटेंशन 6 महीने में अप्लाई किया, और उस वक्त प्रॉपर ऑफिसर को लगा आपका जो वो ड्यूटी ड्रॉबैक फॉर्म है वो सही नहीं है, उसमें डेफिशिएंसी कमी है, तो 15 दिन के अंदर मेमो देगा, 30 दिन में फिर आपको रिप्लाई देना है, और वो वाली डेट मानी जाएगी। स्टूडेंट बोलता है मेरे को यहां तक की बात समझ में आई, पर एक क्वेश्चन आ गया। सब समझ में आ गया सर, मेरे को यहां तक आपने जो समझाया वो एक एक चीज समझ में आ गई, पर सर अब मेरा एक क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? बोला सर देखो,
आपने सर जब मुझे सेक्शन 74 पढ़ाया था तो डेट ऑफ क्लेम क्या बताई थी आपने? किस दिन ड्यूटी ड्रॉबैक का क्लेम लगा दिया ये बताया था आपने कि अगर कोई डेफिशिएंसी नहीं है ड्यूटी ड्रॉबैक फॉर्म में तो जिस दिन वो ड्यूटी ड्रॉबैक का क्लेम रिसीव हुआ प्रॉपर ऑफिसर के पास, और अगर डेफिशिएंसी है तो जिस दिन रेक्टिफाई करके रिसीव हुआ, वो वाली डेट। ये था बाय पोस्ट केस में। अब अदर देन वाले पोस्ट के केस में आप बोल रहे हो कि अदर देन वाले पोस्ट में कौन सी डेट मानी जाएगी? बड़े ध्यान से देखिएगा। अदर देन वाले पोस्ट में मानी जाएगी जिस दिन स्टाम्प लग गया, डेटेड रिसीप्ट स्टैंप ऑन द क्लेम, जिस दिन क्लेम के ऊपर स्टाम्प लग गया उस दिन मानी जाएगी। याद रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि अगर गुड्स सेक्शन 74 में अदर देन बाय पोस्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं तो क्लेम की डेट क्या मानी जाएगी? जिस दिन उनके ऊपर स्टाम्प लग गया वो डेट मानी जाएगी। और इस केस में भी अगर डेफिशिएंसी थी तो जिस दिन दोबारा उसने रिफाइल किया था वो मानी जाएगी। स्टूडेंट बोलता है यहां तक मेरे को समझ में आ गया। और प्यारे बच्चों, यहां पे आपका सेक्शन 74 पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी साथ में करके देख लिया। अब हम आगे चलेंगे प्यारे बच्चों सेक्शन 75 के ऊपर। सेक्शन 75 बड़ी सिंपल बात बोलता है, गुड्स को आपने देखो, आपने पहले गुड्स को इंपोर्ट किया, उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे करी, फिर उनके ऊपर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करी, मैन्युफैक्चर करके नया प्रोडक्ट बनाया, और अब उस नए प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। लेकिन सेक्शन 75 बड़ी सिंपल बात बोलता है कि 75 के अंदर आप बाय पोस्ट एक्सपोर्ट करो चलेगा, बाय कार्गो एक्सपोर्ट करो वैसे एयरक्राफ्ट से चलेगा, बैगेज की तरह नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स का। जैसे सेक्शन 74 में मैंने क्या बोला था कि अगर आपने डुकाटी बाइक को इंपोर्ट किया है तो डुकाटी को ही आप एक्सपोर्ट करोगे, क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। उसमें आइडेंटिफाई करना कितना इजी है। अगर मैंने ये पेन इंपोर्ट करा और मैं सेक्शन 74 इसके ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा हूं, इसी को एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो फिर उस केस में आइडेंटिफाई हो जाएगा इजीली। लेकिन अगर ये सेक्शन 75 मैंने इसको इंपोर्ट किया, इसके ऊपर कुछ गमनम गमनम कुछ कुछ एक्सपोर्ट कुछ मैन्युफैक्चरिंग करी, और फिर मैं इसे एक्सपोर्ट, आप कैसे पता लगा पाओगे कि ये वही गुड्स हैं जो मैंने इंपोर्ट करे थे, उन्हीं के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करी है? नहीं पता लगा सकते। आइडेंटिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा सिंपल बोला हुआ है कि सेक्शन 75 के अंदर अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब गुड्स को इंपोर्ट किया, उनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करी, एक्सपोर्ट कर रहे हो, हम इस बात का तो पता नहीं लगा पाएंगे कि क्या वो सेम गुड्स हैं जो आपने इंपोर्ट करे थे, क्योंकि इंपोर्ट का क्राइटेरिया है ही नहीं यहां पर। इसलिए हमने जो ड्यूटी ड्रॉबैक की रेट है वो फिक्स कर दी है कि ये ड्यूटी ड्रॉबैक की रेट है और आप इसके हिसाब से ड्यूटी ड्रॉबैक ले लो, बात खत्म। क्यों? क्योंकि यहां पे गुड्स को आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया नहीं है। स्टूडेंट बोलता है ठीक है। अच्छा, इस सेक्शन 74 में हमने पढ़ा था 2 साल के अंदर अंदर एक्सपोर्ट कर दो, यहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं। अच्छा, यहां पर वैल्यू एडिशन होना जरूरी है, क्योंकि मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू एड होना जरूरी है। अच्छा, उसके अलावा फॉरेक्स जो है वो यहां पे रियलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर ही ये डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है और ये सेज है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर सेज के अंदर कुछ गुड्स आप बेचते हो तो वो एक्सपोर्ट माना जाता है। उस केस में आपको फॉरेक्स को रियलाइज करने की जरूरत नहीं। आ रही है मेरी बात से यहां तक समझ में? देन इसके बाद में मैंने आपको पहले भी एक बात बोली थी कि अगर आपने इंपोर्ट गुड्स इंपोर्ट जो किए उस पर जितनी ड्यूटी पे करी, अगर वो ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो नहीं मिलता है ड्यूटी ड्रॉबैक। क्लियर है ये चीज यहां तक? और उसके अलावा ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स पर भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक बात समझ में आ गई जो आपने बताई, सिंपल सिंपल सी बातें, बड़ी सिंपल सिंपल सी बात है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने सेक्शन 74 के अंदर रेट्स पढ़ी थी ड्यूटी ड्रॉबैक की। सेक्शन 75 बड़ी सिंपल बात बोलता है, बहुत सिंपल है। वो ये बोलता है
कि भाई साहब गवर्नमेंट ने क्लियर बोला है, आपने गुड्स इंपोर्ट करे, उनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करी, उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हो, हम आइडेंटिफाई तो कर ही नहीं पाएंगे कि क्या वो सेम गुड्स मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहे हो आप। इसलिए हमने AIR बनाया हुआ है, किसने? गवर्नमेंट ने। ऑल इंडस्ट्री रेट, वो ऑल इंडस्ट्री रेट जो है वो एक परसेंटेज बताती है कि ये परसेंटेज है, इतना आपको ड्रॉबैक मिलेगा, बात यहां पर खत्म हो जाती है। तो ड्यूटी, ये रूल 3 है, ड्यूटी ड्रॉबैक विल बी गिवन एज पर ऑल इंडस्ट्री रेट। और इंडस्ट्री रेट जो है वो कैसे है? परसेंटेज ऑफ FOB वैल्यू, गवर्नमेंट ने इसको फिक्स किया हुआ है। क्लियर है ये चीज यहां तक? और गवर्नमेंट कैसे फिक्स करती है? गवर्नमेंट ना पहले डेटा देखती है पूरी इंडस्ट्री का। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट की मर्जी में तो कुछ भी ड्यूटी ड्रॉबैक इतना उतना, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट अच्छे से पहले चेक करती है एक एक चीज को, है ना, इंडस्ट्रीज को पूरा चेक करने के बाद में फिर वो एक परसेंटेज फिक्स करती है कि इतना ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गया, पर सर सपोज करो बाई चांस मैंने ये प्रोडक्ट इंपोर्ट किया, इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करी, और अब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं न्यू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, और इसके लिए ऑल इंडस्ट्री रेट गवर्नमेंट ने सेट करी ही नहीं। आपने बोला सेक्शन 75 के अंदर गुड्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग हुई तो जो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा वो AIR ऑल इंडस्ट्री रेट जो गवर्नमेंट ने फिक्स करी है उसके थ्रू मिल जाएगा। लेकिन सर गवर्नमेंट ने इस वाले प्रोडक्ट के लिए ऑल इंडस्ट्री रेट फिक्स करी नहीं सर। तो अगर ऑल इंडस्ट्री रेट फिक्स नहीं करी ना प्यारे बच्चों, तो फिर उस केस में हम गवर्नमेंट के पास में अप्लाई करेंगे कि सर आप इसके लिए कोई ब्रांड रेट फिक्स कर दो, क्योंकि आपने ऑल इंडस्ट्री रेट फिक्स नहीं करी है। तो रूल 6 के अंदर गवर्नमेंट ब्रांड रेट फिक्स कर देगी। सर कितने दिन के अंदर हमें अप्लाई करना पड़ेगा? 3 महीने के अंदर अंदर, जब से एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया है, जब से गवर्नमेंट ने बोला एक्सपोर्ट कर दो उसके 3 महीने के अंदर अंदर अप्लाई करो। स्टूडेंट बोला मैं समझ गया। बोला इसमें एक और सिचुएशन होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल ब्रांड रेट। ये क्या होता है? ये बोलता है कि गवर्नमेंट ने आपके प्रोडक्ट के लिए AIR ऑल इंडस्ट्री रेट डिफाइन की हुई है। ऐसा नहीं है ऑल इंडस्ट्री रेट डिफाइन नहीं की, ऑल इंडस्ट्री रेट डिफाइन की है, लेकिन प्रोडक्ट के लिए जो ऑल इंडस्ट्री रेट निकल के आ रही है, मतलब जो ड्यूटी ड्रॉबैक निकल के आ रहा है, मैंने जो इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी ना, और अब जो ड्यूटी ड्रॉबैक की रेट मुझे मिल रही है ऑल इंडस्ट्री रेट, वो जो जितना मैंने ड्यूटी पे करी थी उसके 80% से भी कम है। तो ये तो बहुत कम हो गया। तो मैं गवर्नमेंट के पास गया, मैंने गवर्नमेंट से बोला सुनो सर, मैंने ये इंपोर्ट करा था, इसके ऊपर मैंने मैन्युफैक्चरिंग करी, अब मैं उसे एक्सपोर्ट कर रहा हूं, आपने ऑल इंडस्ट्री रेट बताई हुई है, उसके हिसाब से ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। पर सर बहुत कम है सर, जितना मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी ना उसके 80% से भी कम है। प्लीज सर इसके लिए कोई स्पेशल ब्रांड रेट बना दो ना, एटलीस्ट कुछ तो हाथ में आए सर मेरे। तो ब्रांड रेट के लिए अप्लाई तब करते हैं जब ऑल इंडस्ट्री रेट फिक्स नहीं है। स्पेशल ब्रांड रेट के लिए तब अप्लाई करते हैं जब ऑल इंडस्ट्री रेट फिक्स है, लेकिन जो हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी उसके 80% से कम है। क्लियर ये चीज? इसके अंदर भी कितने टाइम के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा? वही 3 साल के अंदर अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। किसके पास? प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर, यहां पर भी प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पास में अप्लाई करना पड़ता है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई, लेकिन एक डाउट है। मुझे समझ में आ गया सेक्शन 75 में कैसे ड्यूटी मिल ड्रॉबैक मिलता है। ऑल इंडस्ट्री रेट नहीं है तो ब्रांड रेट, और अगर ऑल इंडस्ट्री रेट इंपोर्ट ड्यूटी जो हमने पे करी तो उसके 80% से कम है तो स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई कर लो। अप्लाई हमें प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पास करना है, 3 महीने के अंदर करना है। पर सर अगर कोई बंदा 3 महीने के अंदर नहीं कर पाया तो एक्सटेंशन मिल जाएगा, वही सेम 74 वाला पार्ट है, सेम है। सर अगर कोई पर्सन पहले से ऑल इंडस्ट्री रेट के लिए फॉर्म फिल कर चुका है, ड्यूटी ड्रॉबैक, और अब वो उसे कैंसिल करके स्पेशल ब्रांड रेट नहीं हो पाएगा, क्यों चालाक बने? पहले ही इतना दिमाग लगा लेते ना, पहले ही चेक कर लेते ना कि यार ऑल इंडस्ट्री रेट तो इंपोर्ट ड्यूटी जो मैंने दी थी उसके 80% से भी कम है। एक बार आपने ऑल इंडस्ट्री रेट के लिए अप्लाई कर दिया तो फिर आप कैंसिल करके स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे से आपका जो ऑल इंडस्ट्री रेट है वो इंपोर्ट ड्यूटी के 80% से भी कम है। स्टूडेंट बोलता है मेरे को यहां तक की बात समझ में आ
लेकिन सर एक बात बताओ, आपने बोला कि रूल 3 के अंदर ऑल इंडस्ट्री रेट डिफाइन है, मतलब गवर्नमेंट ने ऑल इंडस्ट्री रेट बताई हुई है, इसके हिसाब से ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है। क्या ये जिंदगी भर फिक्स रहती है? गवर्नमेंट इस ऑल इंडस्ट्री रेट को चेंज कर सकता है? हाँ जी। रूल 4 बोलता है गवर्नमेंट को अगर जरूरत लगे तो गवर्नमेंट इसको चेंज कर सकती है। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या ड्यूटी ड्रॉबैक का कोई मैक्सिमम भी है कि भैया ड्यूटी ड्रॉबैक इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा? हाँ, रूल 9 बोलता है कि जो उन गुड्स की मार्केट प्राइस है ना, उसके 1/3 तक मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये मैक्सिमम लिमिट है ड्यूटी ड्रॉबैक की। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है अच्छे से, अब चलते हैं आगे। बच्चों आपका ये चैप्टर अब खत्म होने पर आ चुका है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। सपोज करिए कि कोई पर्सन है, जैसे मिस्टर एक्स, उसने क्लेम लगा दिया ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए, तो उसको 1 महीने के अंदर अंदर ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाना चाहिए। अगर 1 महीना एक्सपायर हो गया और उसको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिला, तो उसको इंटरेस्ट के साथ में मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर पेनल्टी लग रही है। सोचो आप, गवर्नमेंट के ऊपर कभी पेनल्टी नहीं लगती, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि यार ड्यूटी ड्रॉबैक जिस दिन बंदे ने अप्लाई, क्लेम हो गया ना उसका, उसके 1 महीने के अंदर उसे ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाना चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिला, तो हम उसे इंटरेस्ट के साथ में ड्यूटी ड्रॉबैक देंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? इंटरेस्ट कितना? 6% पर एनम। स्टूडेंट बोलता है सर समझ में आ गया, मजा आ गया, लेकिन सर एक क्वेश्चन है। सपोज करो कोई पर्सन है मिस्टर पी, उसको गलती से ड्यूटी ड्रॉबैक मिल गया जो कि नहीं मिलना चाहिए था। हाँ, तो उसको ड्यूटी ड्रॉबैक वापस करना पड़ेगा। सर ऐसे ही करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट के साथ में करना पड़ेगा? इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा। कितना? 15% पर एनम। सर कहां से? जिस दिन से उसे मिला है उस दिन से 15%। लेकिन सर मॉड्यूल के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि 2 महीने का टाइम मिलता है उसको, 2 मंथ्स के अंदर वो वापस कर दे, अदरवाइज आफ्टर 2 मंथ्स 15% का इंटरेस्ट लगता है मॉड्यूल में। लेकिन ये सही नहीं है। सही एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जिस दिन उसको ये गलती से मिला, जिस दिन मिला उसी दिन से इंटरेस्ट चालू हो जाता है 15% पर एनम का। स्टूडेंट बोलता है मेरे को यहां तक की बात पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है, यहां तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता। जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक अगर 50 रुपए से कम का है, तो गवर्नमेंट बोलती है यार क्या तुम ये चिल्लड़पना कर रहे हो, 50 रुपए से कम का ड्यूटी ड्रॉबैक लोगे? ये अलाउड नहीं। या फिर मानकर चलो ड्यूटी ड्रॉबैक जो है वो मार्केट प्राइस जो है गुड्स की, वो ड्यूटी ड्रॉबैक से कम है, तो गवर्नमेंट बोलेगी मार्केट में प्राइस, गुड्स की प्राइस ही नहीं है इतनी जितना तुम ड्यूटी ड्रॉबैक लेने आ गए, नहीं तुम्हें ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक जो है वो एफओबी के 1% से कम है। हालांकि अगर 500 रुपए या उससे ज्यादा है तो फिर ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा, चाहे से वो 1% से कम है तो भी। तो बेसिकली देखा जाए तो दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एफओबी के 1% से कम प्लस 500 रुपए से भी कम। और उसके अलावा अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यार तुम इन गुड्स को वापस एक्सपोर्ट जो कर रहे हो ना, वो ड्यूटी ड्रॉबैक लेने के लिए कर रहे हो, एक्चुअली में तुम्हें एक्सपोर्ट नहीं करना, फिर तुम इनकी स्मगलिंग करके वापस इंपोर्ट कर लोगे, गवर्नमेंट को अगर शक है तो भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। बच्चों ये जो पॉइंट्स हैं सेक्शन 76 के, ये आपको लर्न करने यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपका ये चैप्टर ड्यूटी ड्रॉबैक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।